हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक शुरू किया कि क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स, जो क्या होता है इंसुलेटर होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या होते हैं फ्री चार्जेस, क्या होते हैं बाउंड चार्जेस, ये सब चीजों के बारे में देखा। अब जब हमने बेसिक पढ़ लिया है तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में और आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले वाला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बीच में क्या रहेगा, सिर्फ एयर रहेगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एयर को भी हम डाइलेक्ट्रिक मानते हैं। फिर उसके बाद हम एक और मीडियम रख देंगे, पूरा एक स्लैब रख देंगे जो पूरा उसमें क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, उसकी जगह को पूरा फिल कर देगा। तो ऐसे करके हम दो टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के। कैपेसिटर्स क्या काम आते हैं, जैसे कोई भी जगह में, जैसे हम कोई भी मशीन की बात करें तो वहां पे यदि हमें बहुत सारा चार्ज देना पड़ता है, जैसे हम किसी कूलर के फैन के बारे में बात करें या किसी भी मोटर के बारे में बात करें, तो उसको स्टार्टिंग में चालू होने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है उसकी इनर्शिया के कारण, जब वो रुकी रहती है। एक बार वो चलना चालू कर दे तो कोई टेंशन नहीं, बट जब वो रुकी हुई है तब उसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, उसकी इनर्शिया ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है। तो इस केस में क्या काम आते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या करते हैं, एक सेकंड में जितना भी वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखे हैं पूरा वो दे देंगे। यही काम बैटरी भी करती है, बट बैटरी क्या करती है, धीरे धीरे करके चार्ज देती है। तो बैटरी भी लगी रहती है, कैपेसिटर्स भी लगे रहते हैं। कैपेसिटर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कहीं पे भी हमें एकदम एक्सेस एनर्जी की नीड है इनर्शिया ओवरकम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो एक सेकंड में जितना भी चार्ज अपने अंदर स्टोर किए वो एक सेकंड में क्या कर देंगे, पूरा सप्लाई कर देंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये वाला हमारा 11th पार्ट है। इसके पहले हमने 10 पार्ट पढ़ लिया है, तो जो भी नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना 11th पार्ट और हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, थ्योरेटिकल वे में, न्यूमेरिकल वे में और सारे वे में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते क्या हैं। दो ठोक कंडक्टर रहते हैं, दोनों कंडक्टर कितना डी डिस्टेंस अपार्ट रहते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूं, फिर मैं आपको थ्योरेटिकल वे में बताऊंगा। दो कंडक्टर हैं, दोनों क्या है, स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट रहते हैं। एक कंडक्टर में हम क्या देते हैं, किसी पावर सोर्स या बैटरी के थ्रू इसमें पूरा पॉजिटिवली चार्ज इसको करते हैं, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो इंडक्शन के कारण, हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के कारण क्या होता है कि कोई बॉडी किसी बॉडी से दूर रहे और उसमें जो चार्जेस रहेंगे तो उसके सरफेस में वैसी अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, तो दो कंडक्टर है, यहां पे इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इंडक्शन के कारण इसमें ऑलरेडी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों कंडक्टर के बीच में मीडियम क्या है हमारा, अभी एयर है। एयर भी क्या है, एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक ही मटेरियल है। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल ही हम उसको बोल सकते हैं, एयर को भी। और सेकंड वाली प्लेट को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ऐसा ग्राउंड करने के का फायदा ये होता है कि इसमें क्या मिलता है कि हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा मिलती है। ग्राउंड से क्या होता है, चार्ज इसके अंदर फ्लो हो जाते हैं। ग्राउंड क्या है, एक रिजर्वायर है जो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो इससे कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज होता है। ऐसा भी बोलते हैं कि फर्स्ट प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेट कर दे रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके हम क्या देखेंगे, बीच में पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल तो डालेंगे ही डालेंगे। तो फर्स्ट प्लेट इंसुलेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बीच में पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा ही इवेंचुअली आगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पूरा चार्ज स्टोर हो जाएगा। जब भी मेरे को नीड पड़ेगी तो एक कैपेसिटर क्या करेगा, मेरे को तुरंत चार्ज दे देगा। ओके, तो एकदम डिटेल में शुरू करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स। कैसे बने रहते हैं ये, दो थिन क्या होती है, कंडक्टिंग प्लेट होती है। मतलब ये दोनों क्या है, कंडक्टर है हमारे। ईच ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया क्या है, ए, मतलब ये क्या है, सरफेस एरिया, दोनों का एरिया सेम रहेगा इसमें। हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए सुटेबल डिस्टेंस डी, दोनों को क्या करते हैं हम, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। और कितने डिस्टेंस में, एक डी डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस हम आगे जाके देखेंगे कि जितना छोटा होगा उतना हमें फायदा होगा। एंड देयर इज वैक्यूम बिटवीन दी प्लेट्स, और अभी एट प्रेजेंट इनिशियली जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसको, तो हम बीच में मान रहे हैं कि वैक्यूम है। आगे जाके हम इसमें क्या करेंगे, बीच में अपने एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे। तो इनिशियली अभी इसके बीच में क्या है, दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या है, हमारी एयर है। ठीक है, वन प्लेट इज इंसुलेटेड एंड अनदर इज अर्थ। फर्स्ट वाली प्लेट को हम क्या किए, इंसुलेट करके रखे, और सेकंड वाली प्लेट को हम अर्थ करके रखे। अब ऐसा भी समझ सकते हैं कि इंसुलेट किए हैं, नहीं भी किए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वो अपनी वर्किंग उसकी सेम रहेगी। क्योंकि जब बीच में हम जब सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके बीच में जितनी जगह है उतनी जगह में हम क्या कर देंगे, एक प्रकार का इंसुलेटर पुट कर देंगे। तो उससे भी फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि एक तो ये कैपेसिटर बन रहे हैं दो कंडक्टर मिलके, ये तो अपने अंदर चार्ज स्टोर करेंगे ही करेंगे। यदि मैं इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दूं ना, एग्जैक्टली जितना उसका
गैप है उतने में ही, तो क्या होगा, वो और चार्ज स्टोर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायपोल मूवमेंट होता है। और हम क्या देखें कि डायपोल क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रोटेट कर देते हैं, जहां पे उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जब फील्ड हम रिमूव कर देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो जब हम इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे तो वो क्या करेगा, और चार्ज स्टोर करने में उसकी मदद करेगा। यही चीज हम आगे जाके देखेंगे। ओके, शुरू फिर देखते हैं। सपोज प्लेट 1 जो हमारी फर्स्ट प्लेट है इज गिवन ए चार्ज ऑफ प्लस क्यू। हम प्लेट 1 को क्या दे रहे हैं, प्लस क्यू का पूरा चार्ज दे रहे हैं, मतलब इसको हम पूरा पॉजिटिवली चार्ज दे रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि इससे पूरे हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल ले रहे हैं, जितना हो सकता है उतना। ठीक है, प्लस क्यू कूलम का बाई इंडक्शन। अब जब हम प्लस क्यू कूलम का चार्ज दे दिए, कैसे दे सकते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर दे, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगा। तो जब इसमें मैं पूरा प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो इसमें क्या आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा, और पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा क्या रहता है, सिग्मा रहता है, चार्ज अपॉन एरिया रहता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, बाई इंडक्शन जब पहली वाली प्लेट में हमारा पूरा पॉजिटिवली चार्ज आ गया है तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, जो सेकंड वाली प्लेट है, सेकंड वाली प्लेट का जो अंदर वाला हिस्सा है जो प्लेट 1 की तरफ है उसमें क्या हो जाएंगे, पूरे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, और जो अब दूसरा हिस्सा रहेगा जो बाहरी तरफ है उस हिस्से में क्या आ जाएंगे, पूरे पॉजिटिवली चार्ज, पूरे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो उससे हम क्या करेंगे कि इसको हम इसीलिए ग्राउंड करके रखे हैं, ताकि जो हम पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस में आएगा वो क्या चले जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा, और ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। इससे क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। देखते हैं, बाय इंडक्शन माइनस क्यू कूलम ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट 2। माइनस क्यू चार्ज क्या आ जाएगा, पूरे चार्ज में एकदम यूनिफॉर्म, इंडक्शन के कारण, क्योंकि पहले में पॉजिटिव चार्जेस, यहां पे क्या आ जाएंगे, इस पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इनर सरफेस में पूरे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। एंड प्लस क्यू कूलम ऑन दी आउटर सरफेस, और जो पीछे वाला सरफेस है ये वाला आउटर सरफेस, यहां पे पूरे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि एक प्रकार का क्या होगा, पोलराइज होगा, ये चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे। जहां पे पॉजिटिव क्या करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्जेस को, तो वो पूरे इस तरफ आ जाएंगे कंडक्टर के अंदर, और नीचे वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या रहेंगे, नीचे सरफेस में रहेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ, इनिशियल चीज। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं इस प्लेट की, तो इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मतलब चार्ज, मतलब जो उसके चार्ज डिवाइडेड बाय उसका क्या, सरफेस एरिया, यही होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये होगी माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा क्यों, क्योंकि क्या होता है, Q बाई A होता है। Q क्या है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव का साइन इसके पास भी आएगा, तो इसलिए यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, नेगेटिव, और यहां की क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट डायग्राम में यहां पे क्या शो किया मैंने कि हम कैसे इसको चार्ज करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, एक पावर सोर्स से, तो ये बैटरी क्या करेगी, यहां से पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगी, इस तरफ मूव कर देगी। ठीक है, मतलब इससे पूरे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगी, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी कंडक्टिंग प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज करने का तरीका हमारा ऐसा रहेगा। ठीक है, सिंस आगे बढ़ते हैं, सिंस द प्लेट 2 इज कनेक्टेड टू द अर्थ, जो हमारी प्लेट 2 है वो क्या थी, अर्थ से कनेक्टेड थी। देख सकते हैं आप प्रीवियस डायग्राम में, हमारी प्लेट 2 क्या है, अर्थ से हम क्या करके रखें, कनेक्ट करके रखें। सिंस प्लेट 2 इज कनेक्टेड टू अर्थ, द प्लस क्यू चार्जेस ऑन दी आउटर सरफेस, जो सेकंड के आउटर सरफेस में प्लस क्यू चार्जेस थे वो कहां जाएंगे, अर्थ में फ्लो कर जाएंगे पूरे। और इसको हम अपोजिट क्या बोलते हैं कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन भी आएंगे प्लेट में, क्योंकि क्या है, उसकी जो अपोजिट साइड वाली जो प्लेट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अर्थ क्या करेगा, एक प्रकार का रिजर्वायर का काम करता है, जो कुछ भी दे सकता है और कुछ भी ले सकता है बिना किसी चेंज के अपने अंदर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, सेकंड प्लेट के पूरे अर्थ में चले जाएंगे, जो हमने पहले डायग्राम में देखा। दस प्लेट 1 एंड प्लेट 2 हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो प्लेट 1 और हमारी प्लेट 2 रहेगी, दोनों में क्या रहेगा, इक्वल और अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। ओके, तो अभी हमने क्या किया, बस इसमें चार्ज किया दोनों प्लेट को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। आगे देखते हैं। और यदि किसी को डाउट हो कि हम कैसे चार्ज कर रहे हैं प्लेट को, तो यही डायग्राम दूसरा वो शो करने के लिए कि हम एक पावर सोर्स लगा दिए, एक बैटरी लगा दिए, तो वो क्या करेगी, इसको पूरा पॉजिटिव और इसको क्या कर देगी, पूरा नेगेटिव चार्ज कर देगी। उसके बाद भी हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेट को ग्राउंड से कनेक्ट करके रखेंगे ताकि हमें फायदा मिले। द वे ऑफ चार्जिंग इज टू कनेक्ट टू प्लेट्स विद अ बैटरी। हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूलेज देखना चालू करते हैं, मतलब डिराइव करना शुरू करते हैं इसका कैपेसिटेंस का।
तो सपोज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, या हम बोले सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट इज सिग्मा। एक ये सिग्मा कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी है? जो हमारी पॉजिटिव प्लेट है, मतलब प्लेट 1 की। वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन टू प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी दोनों प्लेट के बीच में, वो क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये कैसे होता है? ये हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन डिराइव किए थे अपने चैप्टर 1 में कि एक इन्फिनाइट लॉन्ग शीट होगी, तो उसमें हम कैसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो वहां से हमारा रिलेशन आया था कि जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो क्या होती है, 5/2 सिग्मा होती है। बट वहां पे क्या ले रहे थे हम, वो जो सरफेस है उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे थे, यहां पे एक ही तरफ कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या डेरिवेशन किया था वहां पे। वेयर एप्सिलॉन जीरो इज दी क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। बीच में क्या है, हमारी एयर है, या हम वैक्यूम को दोनों को सेम मानते हैं, तो एप्सिलॉन जीरो क्या है, हमारी परमिटिविटी है। ठीक है, तो इस रिलेशन की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारी प्लेट्स के बीच में, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो आ जाएगी। अब ये कैसे आता है, ये मैं आपको दिखाता हूं। हमने क्या किया था, चैप्टर 1 में इस चीज के बारे में पढ़ा था कि एक इन्फिनाइट यदि हम प्लेट ले लें तो उस प्लेट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि वो पूरी प्लेट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो वहां पे हम क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस रहते थे सिलेंडर वाला। ठीक है, ये डेरिवेशन हम फर्स्ट चैप्टर में एकदम अच्छे से कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे होंगे वो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस जगह की आपको स्लाइड्स दिखाता हूं। तो अभी हम किस चीज के लिए देख रहे हैं, प्रीवियस चीजें क्यों याद कर रहे हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो कैसे आता है ये देखने के लिए। ठीक है, तो हम वहां पे पहले चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़े थे, फील्ड ड्यू टू थिन इनफिनाइट प्लेन ऑफ शीट ऑफ चार्ज। तो हमने वहां पे ये वाला डेरिवेशन किया था चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का ये क्या है, लास्ट वाला टॉपिक। यहां से ये चीज आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। क्या था ये, इनफिनाइट प्लेट शीट ऑफ चार्ज था। ये क्या है, हमारी जो आपको ब्लू वाली दिख रही है क्या है, एक इनफिनाइट प्लेट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरी चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। पूरी प्लेट जो है क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हमें क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस टाइम हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम क्या किए, गॉसियन जो व्हाइट वाला हमारा सिलेंडर है, ये क्या है, एक प्रकार का गॉसियन सरफेस है। तो हमने दोनों तरफ कैलकुलेट किया फ्लक्स की वैल्यू। बट यहां पे क्या है, हमारा सिर्फ एक प्लेट हम लिए कंडक्टर की, और उसके एक साइड पॉजिटिव चार्ज। तो हम ना इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया था, दोनों जगह कैलकुलेट करी। बाकी सारी टर्म्स तो आपको पता है कि ये क्या होता है, हमारा एरिया वेक्टर होता है, और ये दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, जो ऐसा ही होगा प्लेट से, वो ऐसी ही तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां पे हमने क्या प्रूफ किया था कि जो फ्लक्स आएगा वो क्या रहेगा, ये सरफेस, और ये तो 2EA होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, 2EA आती है। और गॉसियन, हम गॉस लॉ लगाए थे यहां पे, तो फाई क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन जीरो होता है। यहां पे हम क्या किए थे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड 2EA को यहां पे पुट कर दिए थे। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दिए 2EA सिग्मा A बाई एप्सिलॉन जीरो। तो E का हमारा रिलेशन क्या आ गया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। ये हम पहले चैप्टर में प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पे क्या आया था, ये वाला हमारा रिलेशन आया था। मगर ये कब आया था, जब हम प्लेट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे थे, तब आ रहा था। यहां पे क्या है, यहां पे हम एक जगह पॉजिटिव लिए हैं। हमारी जो अभी कंडीशन पढ़ रहे कैपेसिटर वाली, उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट, और नीचे वाली प्लेट क्या है, हमारी नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएगी, बस एक ही तरफ आएगी प्लेट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम एक ही साइड कंसीडर करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। मतलब वो जो एक्सप्रेशन आया उसको हम किससे, गॉस लॉ से निकालते हैं, गॉस थ्योरम से निकालते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमने प्रीवियसली कर चुका है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, और मैंने आपको अभी बता भी दिया कि ये रिलेशन कैसे आता है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या है, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों प्लेट की, कोई भी प्लेट की लेंगे तो हमको उसकी मिल जाएगी। और हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम अपना फर्स्ट वाला डायग्राम देखें, तो यहां पे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। तो वो क्या होगी, पूरी ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरे तरफ हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। ओके, तो एक चीज क्लियर हुई। तो ये आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब हम आगे देखेंगे, चार्ज ऑन ईच प्लेट इज Q। दोनों प्लेट में चार्ज क्या है, Q है, एक प्लस है एक माइनस है। एंड एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज A। दोनों प्लेट का एरिया भी क्या है, सेम है, A। तो
सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए होता है, और क्यू बाई ए भी उसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए। तो ये जो सिग्मा की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, यहां ई में पुट कर देंगे। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा के बदले आ जाएगा क्यू एप्सिलॉन 0 बाई ए। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी वैल्यू आ गई। ओके, यहां तक पूरा क्लियर? मेरे को नहीं लगता किसी को कुछ भी डाउट होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करते हुए चल रहा हूं। यदि ये रिलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके प्रीवियसली उस डेरिवेशन को देख सकते हैं, और मैंने आपको अभी स्लाइड भी दिखाई कि कहां से वो प्रूफ होता है। ओके, एक इन्फिनाइट प्लेट लेके ही इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए। आगे बढ़ते हैं, ये 3 स्लाइड्स आपको याद दिलाने के लिए थी कि जो चीज हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स बी V। हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, या हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V वोल्ट्स। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स इज गिवन बाय, अब दोनों प्लेट के बीच में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर, यही होता है। फोर्स का भी क्या होता है, ऐसे ही होता है, बस एक और क्यू आ जाता है। और इसी में एक्सप्रेशन में यदि मैं स्क्वायर हटा दूं तो वो किसका बन जाएगा, वोल्टेज का या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, तो ये एकदम बेसिक रिलेशन है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिसको हम पूरा k बोलते हैं, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। ये d क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में वो स्क्वायर के साथ उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक d हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन, और 1/d को हम अलग से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, हम उसको अलग से बाहर इनटू में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, मतलब वोल्टेज की, जो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म हो जाएगी V, और D को हमने इस स्क्वायर से अलग निकाला है, तो V/D आ जाएगा। इसका मतलब यदि यहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं V की, तो वो क्या हो जाएगा, E × D हो जाएगा, बिल्कुल। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E × D हो जाएगा हमारा। ये भी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया कि दोनों प्लेट्स के बीच का ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच के गैप के टर्म में। ओके, तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू, या हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बीच में दोनों प्लेट के। यूजिंग द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से E की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। जो E की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये E की वैल्यू पुट करेंगे, और इसको हमने क्या निकाली है, फिर से जाके देखते हैं एक बार। ये 3 स्लाइड्स आपके नोट के लिए थी। E की वैल्यू क्या थी हमारी, E इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन 0 बाई ए। इस वैल्यू को हम वहां पुट कर देंगे V के पोटेंशियल डिफरेंस के एक्सप्रेशन। तो क्या आ जाएगा, E की वैल्यू पुट करेंगे तो Q एप्सिलॉन 0 और A था उस E के टर्म में, और D का रहेगा साथ में, ये वाला D। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या हम बोले पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू चार्ज है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, एप्सिलॉन 0 जो बीच में एयर है उसकी परमिटिविटी, और एरिया प्लेट का क्या, दोनों प्लेट का एरिया जो क्या है सेम है। तो यहां से हमारा V का ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू डी बाई एप्सिलॉन 0 A। Therefore, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय, अब हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है हमारा Q बाई V होता है, तो ऐसे ही हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब दोनों प्लेट के बीच का हमें कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। कोई भी क्यू ले सकते हैं आप, स्मॉल क्यू लीजिए, कैपिटल क्यू लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, Q बाई V होता है, यही हम प्रीवियसली इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखे थे कि वो क्या होता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी बताता है। Q V की वैल्यू हम पुट कर दिए, Q D बाई एप्सिलॉन 0 A। तो ये एप्सिलॉन 0 A नीचे में है, तो ये क्या चले जाएगा, ऊपर में चले जाएगा, और ये दोनों Q क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D। ये एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको बोलेगा कि किसी दो पैरेलल प्लेट का आप वो निकालो, कैपेसिटेंस कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, और आपको उसका एरिया दिया रहेगा और दोनों के बीच का गैप दिया रहेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा, 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ओके, तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा।
तो ये एक्सप्रेशन आपकी एकदम नोट करके रख लीजिए, ये एक्सप्रेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कब, जब हमें कैपेसिटेंस पूछेगा दो पैरेलल प्लेट के बीच में, और बीच में हमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला होगा, उसमें बोला होगा कि सिर्फ एयर है, क्योंकि यदि डाइलेक्ट्रिक डालेगा बीच में तो बस एक टर्म और आती है के, तो उसी के कारण क्या होता है, इसकी कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। देखते हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। यहां पे यदि एप्सिलॉन 0 की बात करें तो एप्सिलॉन 0 क्या होती है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड बाई मीटर, इसकी यूनिट होती है। ओके, तो ये यूनिट भी आप याद रखिएगा, फेरेड बाई मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, प्रीवियसली जब हम फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे भी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आती है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिसको हम के बोलते हैं और जिसकी वैल्यू हम पूरी 9 × 10 टू द पावर 9 लेते हैं। तो वहां पे हमने एप्सिलॉन 0 की क्या यूनिट देखी थी चैप्टर 1 में, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट में क्या रिलेशन है, अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा। कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम कहां पढ़े, जब हम कूलम्स लॉ पहली बार पढ़ रहे थे कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, तो यहां पे ये जो कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहां से हम क्या करेंगे, यदि न्यूटन और यहां से मैं 1 मीटर ले लूं तो वो क्या हो जाता है, जूल्स हो जाता है। मतलब जो हमारा यूनिट होती है जूल्स की, एनर्जी की, वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, न्यूटन ले लूंगा और 1 मीटर ले लूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, जूल्स बन जाएगा। 1 मीटर फिर भी बचे रहेगा। ओके, और कूलम का स्क्वायर है तो मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, कूलम बाई जूल्स इंटू क्या हो जाएगा, कूलम बाई मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें कि जूल्स बाई कूलम, तो जूल्स बाई कूलम हमारी किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की यूनिट होती है, वी की। क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई हमारा चार्ज होता है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और नीचे क्या होता है हमारा चार्ज होता है कूलम। तो जूल्स बाई कूलम क्या होती है, हमारी वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है। तो ये उल्टा लिखा है तो इसलिए वी क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। कूलम और मीटर सेम वैसी रहेगा। अब यदि मैं यहां पे इसकी बात करूं, कूलम्स बाई वोल्टेज की, तो ये क्या बन जाता है, हमारा कैपेसिटेंस बनता है चार्ज अपॉन क्या, हमारा पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, मतलब चार्ज अपॉन क्या, पोटेंशियल। तो C बाई V की वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारा फेरेड बन जाएगा कैपेसिटेंस। तो इसीलिए यहां पे यूनिट होती है F बाई M, फेरेड बाई मीटर। तो ये दोनों यूनिट्स क्या होती है हमारी, सेम ही होती है, फेरेड बाई मीटर। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने ये यूनिट देखी है और अब हम ये यूनिट देख रहे हैं, तो दोनों यूनिट सेम है। आप याद रखिएगा, कहीं आपको ये यूनिट दे दिया तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो फेरेड बाई मीटर ही है दोनों यूनिट। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा एक्सप्रेशन आया ये वाला, दो प्लेट के बीच में, जब उन दोनों प्लेट कैपेसिटर्स की, दो प्लेट का हम कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, जब उन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ये चीज क्लियर हो जाती है दैट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला देख के हम बता सकते हैं कि हमें एकदम ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हैं हम, एरिया ज्यादा होना चाहिए, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस, मतलब प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा उतना हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा रहेगी। कैपेसिटेंस क्या बताता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी बताता है, जितना बड़ा उसका कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा वो क्या करके रखेगा, चार्ज स्टोर करके रखेगा, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। जितना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस हुआ उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर करके रखेगा, उतने ही कम पोटेंशियल में, उतने ही कम पोटेंशियल डिफरेंस में। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्लेट का एरिया जितना ज्यादा रख सकते हैं उतना ज्यादा फायदेमंद, और डी कम होना चाहिए, क्योंकि डी क्या है, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जितना हम कम से कम कर सके उतना कम होना चाहिए। तो जितना डी कम होगा उतना क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, फर्स्ट हमारा ए शुड बी, मतलब एरिया शुड बी लार्ज, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बनेगा। i.e. द प्लेट ऑफ लार्ज एरिया शुड बी टेकन, ऐसी प्लेट लेना जिसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा लार्ज है, तो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी। सेकंड, डी मतलब दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, डी शुड बी स्मॉल, डी दोनों प्लेट की जो बीच की दूरी है वो एकदम कम से कम होना चाहिए। i.e. प्लेट शुड बी क्लैप्ड क्लोज टू ईच अदर, जो प्लेट है वो क्या हो, दोनों एकदम आसपास रहे एक दूसरे के। जितना डी कम होगा उतना हमारा सी की वैल्यू बढ़ेगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू, क्योंकि क्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के साथ। ओके, तो ये हुआ, तो ये हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन में।
ये एक्सप्रेशन को आप क्या करें, एकदम अच्छे से याद रखें, डिराइव करके देख लें एक बार खुद से, पूरी चीजें मैंने आपको समझा दी है कैसे आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या थे हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, जिसमें हमारी जो प्लेट थी वो क्या थी, नॉर्मल रेक्टेंगुलर टाइप की प्लेट थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम देखें किसकी कैपेसिटी, यदि कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। हम जब प्रीवियसली इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे कैपेसिटर क्या होता है, तो वहां पे हम समझने के लिए स्फेरिकल कंडक्टर लिए थे। यहां पे हम क्या ले रहे हैं, प्लेट वाला, मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का कंडक्टर ले रहे हैं। तो स्फेरिकल कंडक्टर्स हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो उनकी इलेक्ट्रिक, एक तो उनका कैपेसिटेंस कम होता है, दूसरी चीज जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो बाउंडेड नहीं रहती है। मतलब वो ऐसा स्फीयर है तो वो क्या होगी, उसके चारों तरफ से रहेगी। ओके, तो हमें पूरा कॉन्सेंट्रिक लेना पड़ेगा एक तो, दूसरा क्या रहता है, वो बहुत दूर दूर फैली रहती है। बट प्लेट लेने में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, पूरी बाउंडेड हो जाती है। तो ये एक कारण रहता है, इसलिए हम स्फेरिकल कंडक्टर यूज नहीं करते, हम हमेशा रेक्टेंगुलर कंडक्टर यूज करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बोल रहे हैं, तो आइसोलेटेड बोलेगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि दो कैपेसिटर्स के बीच में ऑलरेडी एक इंसुलेटेड मटेरियल ही रहता है, डाइइलेक्ट्रिक रहता है, वो अपने अंदर और चार्ज स्टोर करके रखता है। नॉर्मल प्लेट के मुकाबले यदि मैं कैपेसिटर के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दूं तो वो और चार्ज स्टोर करके रखता है। क्यों? क्योंकि जो हम इतने टाइम से अपना डायपोल पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसी का कंसेप्ट रहता है अंदर में। डायपोल एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो वो क्या करता है, रोटेट हो जाता है। रोटेट हो जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, जैसी फील्ड हटी वो रिस्टोर हो जाता है और एनर्जी दे देता है। तो जब हम बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में, तो वो क्या करता है, और चार्ज स्टोर कर लेता है अपने अंदर, तो इससे फायदा मिलता है। तो आइसोलेटेड बोले तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कैपेसिटर्स के बीच में क्या रहता है, इंसुलेटेड तो मटेरियल्स तो डालते ही डालते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल कैपेसिटर ही है। तो किसी की यदि हम स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस के बारे में बात करें या हम उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें, कैपेसिटेंस कोई कहीं कहीं कैपेसिटी बोल देता है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अभी कैसे आता है, नीचे हम देख सकते हैं, मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V होता है, चार्ज बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या हम वोल्टेज बोले तो इक्वल टू। अब यदि मैं स्फीयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करूं कि क्या होता है स्फीयर का, तो वो क्या होता है, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R ही होता है। यही होता है हमारा रिलेशन जो हम प्रूव किए एक स्फेरिकल के लिए। और ये R क्या होगा, जो स्फीयर है उसी का रेडियस होगा, और उस स्फीयर के अंदर तो पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बाहर जैसे जैसे R हमारा बढ़ते जाएगा उसका पोटेंशियल क्या होते जाएगा, जितना जितना हम दूर जाते जाएंगे वो कम होते जाएगा। तो ये एक स्फीयर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू रहती है। इसी वैल्यू से यदि मैं Q की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, तो वही हो गया V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। नीचे भी V है, दोनों V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस किसका, एक स्फेरिकल कंडक्टर का, या हम बोले आइसोलेटेड का, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो कहीं कहीं पे आपको ये चीज पूछ सकती है। ओके, तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या होता है, कैसे डिराइव होता है। अब हम और बात करते हैं जो बीच में डाइइलेक्ट्रिक्स रहता है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा है, एक टॉपिक पढ़ा है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है किसी कैपेसिटर, दो कंडक्टर या एक कैपेसिटर के जो बीच में होता है, वो भी क्या होता है, यदि उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़ेगी ना, तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देता है। तो उस चीज के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या टॉपिक देख रहे हैं हम, लीकेज ऑफ चार्ज फ्रॉम ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर से चार्ज लीक कैसे हो सकता है, उस कंडीशन के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रॉम द फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, यही होता है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या, पोटेंशियल, जो भी उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज क्लियर दैट फॉर लार्ज C, मतलब यदि हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो V क्या है उससे, जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V इज स्मॉल, मतलब जो कैपेसिटर रहेगा वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा उसका कैपेसिटेंस कब रहेगा, जब उसमें पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोले वो कम होगा। फॉर ए गिवन Q, यदि मैं Q को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, दिस मींस ए कैपेसिटर विथ लार्ज कैपेसिटेंस कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज Q
एट वेरी स्मॉल v, मतलब कोई कैपेसिटेंस क्या कर सकता है, यदि उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है तो Q उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर सकता है, अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। वो भी कब, जब उसका पोटेंशियल क्या हो, कम हो, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोले वो कम हो। कम पोटेंशियल पे वो ज्यादा चार्ज कैरी कर सकता है यदि उसका कैपेसिटेंस बड़ा हुआ तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो वाला फैक्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इंप्लाइज दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अराउंड द कंडक्टर, किसके, वो जो कंडक्टर है प्लेट्स है उसके अराउंड। दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयोनाइज द सराउंडिंग एयर, इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो उसके मतलब जो बीच की एयर है या आसपास की एयर है उसको क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी, चार्ज कर देगी एयर को, एंड एक्सेलरेट द चार्जेस सो प्रोड्यूस्ड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। और क्या करेगी, यदि गैस जो बीच की एयर है वो आयोनाइज हो गई और अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी खत्म हो गई, मतलब वो क्या हो गई, इंसुलेटिंग मटेरियल टाइप जो बिहेव करती है वैसा नहीं करने लगी, तो क्या करेगी, वो अपना चार्ज लीक करने लग जाएगा कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, और नेगेटिव प्लेट भी रहेगी पास में ही, तो वो क्या करने लग जाएगा, लीक करने लग जाएगा अपना चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ, देयर बाई न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट। दोनों मिलने लग जाएगी प्लेट के चार्ज, तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होने लग जाएंगे चार्ज। दिस मीन्स charge of the capacitor leaks away due to the reduction in insulating power of the इंटरवीनिंग मीडियम। मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि जो बीच में मीडियम है यदि उसकी इंसुलेटिंग पावर खत्म हो जाएगी तो कैपेसिटर से क्या हो जाएगा, चार्ज लीक करने लग जाएगा। यदि जो भी बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या हम एयर बोले यदि वो अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी छोड़ दिया, ऐसा कब होगा, जब कोई कैपेसिटर में बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर्ड होगा, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर्ड होगा इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी और वो बीच के मीडियम को क्या कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में हम पढ़े उसका ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि ऐसा ब्रेकडाउन होता है तो इसके कारण क्या होगा कि जो चार्ज है वो लीक होने लग जाएगा कैपेसिटर से। ओके, तो ये चीज समझ में आए हमें कि एकदम ज्यादा भी Q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाते हैं कि जो चीज हमने पढ़ी उसको हम अप्लाई करके न्यूमेरिकल बनाते हैं। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एकदम फैरेड में नहीं होता, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। ये क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेटेड है, हमें शो करेगा कि फैरेड कितनी बड़ी वैल्यू है। बाकी हमने देखा कि फैरेड में नहीं होती, माइक्रो, नैनो या पिको फैरेड में जनरली वैल्यूज होती है, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो उसी को जस्टिफाई करेगा ये वाला क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज द एरिया, क्या करना है हमें, एरिया निकालना है ऑफ द प्लेट ऑफ ए 2 फैरेड पैरेलल प्लेट ऑफ ए 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब ये क्या दिया है हमें, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 2 फैरेड और उसकी एरिया की वैल्यू बोल रहा है। गिवन दैट सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है दोनों प्लेट की दूरी। हमें बोल रहा है कि एरिया निकालो कितना होगा। ब्रैकेट में और दिया है, यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर, ये बोल रहा है कि आप जब अपना आंसर देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा व्हाई ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स आर इन द रेंज ऑफ म्यू एफ और लेस। जब आप अपना आंसर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स होते हैं ना उनकी रेंज क्या होती है, माइक्रो फैरेड में होती है या उससे कम होती है। फैरेड में क्यों नहीं होती, आपको आंसर देख के समझ में आएगा। हाउएवर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स, बोल रहा है हाउएवर जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होते हैं उनका कुछ 0.1 फैरेड रेंज होता है, डू हैव मच लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ 0.1 फैरेड। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स होते हैं उनका होता है बहुत लार्ज, 0.1 फैरेड तक होता है, बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट सेपरेशन बिटवीन दी कंडक्टर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में भी क्या होता है, बहुत कम सेपरेशन रहता है और वो किसके अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं। तो बीच का जो भी मटेरियल रहेगा वो भी क्या करेगा, हेल्प करेगा चार्ज स्टोर करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स का 0.1 फैरेड तक होता है, 2 फैरेड तो बहुत ज्यादा है, आपको आंसर से रियलाइज होगा वो ये चीज बोल रहा है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी, क्या क्या गिवन है हमें, कैपेसिटेंस गिवन है C, कितना बोल रहा है वो 2 फैरेड। ओके,
डिस्टेंस दिया है दोनों प्लेट के बीच का 0.5 सेंटीमीटर। ओके, और कुछ डाटा दिया है क्या? नहीं, हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया ए कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने देखा है पैरेलल प्लेट का। बीच में डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब हम क्या कर एज्यूम कर लेंगे एयर होगा या वैक्यूम होगा। तो क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? C इज इक्वल टू, हमने क्या देखा, एप्सिलॉन 0 A बाई D। यही हमने निकाला जब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। तो यहां से यदि मैं एरिया देखूं तो क्या हो जाएगा, वो C इंटू डी, कैपेसिटेंस इंटू डी, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा नीचे में, एप्सिलॉन 0। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। कितना दिया है? 2 फैरेड में दिया है, ठीक है, 2 हो जाएगा इंटू डी कितना है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम करेंगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 चाहिए हमें, 10 टू द पावर -2 करेंगे मीटर में करने के लिए उसको, क्योंकि सेंटीमीटर है उसको मीटर में करने के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, फैरेड बाई मीटर में होती है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड बाई मीटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा। अब यदि हम यहां से देखेंगे इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, C बाई डी इंटू एप्सिलॉन 0, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया कितना आएगा, एरिया की वैल्यू आएगी हमारी बहुत बड़ी, 1129। मैं पूरी वैल्यू आपको लिख के दिखाता हूं, 1129943502 किसमें, मीटर स्क्वायर में। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हम काउंट करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, यदि इसको मैं मीटर की बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये हो जाएगा 1.13 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गई, मीटर में वैल्यू। किलोमीटर में देखेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 1130 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 2 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए हमें कितना बड़ा एरिया चाहिए। 2 फैरेड कैपेसिटेंस होगा यदि किसी कैपेसिटर का, तो उसका एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, 1130 किलोमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा हो सकता है क्या किसी प्लेट का एरिया? नहीं हो सकता, किलोमीटर स्क्वायर में वो भी 1130 किलोमीटर स्क्वायर का प्लेट होनी चाहिए उसकी, तब हमें 2 फैरेड का कैपेसिटेंस मिलेगा। बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसीलिए जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, माइक्रोफैरेड में या 2F में होती है। मतलब जनरली हमारी यूनिट क्या होती है, 0.2 माइक्रोफैरेड में होती है। तो हम आंसर देख के हमें रियलाइज हुआ कि फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। तो यही उस क्वेश्चन का क्या था, पर्पस था। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया, कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके प्लेट का एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दोनों प्लेट का एरिया होगा, एंड ए सेपरेशन ऑफ 2 mm बिटवीन द प्लेट्स। और दोनों प्लेट्स के, दोनों कंडक्टर प्लेट्स के बीच का मतलब डिस्टेंस कितना है, 2 mm दिया है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो जो कैपेसिटर है उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, मतलब वो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। फर्स्ट क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड दी चार्ज ऑन दी कंडक्टर। कंडक्टर में कितना चार्ज है ये निकालो, मतलब कैपेसिटर में कितना चार्ज है टोटल वो निकालो बोल रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1 mm, पहले 2 mm था और जब हम 1 mm कर देंगे, देन फाइंड दी एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय दी बैटरी टू दी पॉजिटिव प्लेट। पहले 2 mm था, फिर जब हम 1 mm कर देंगे तो बोल रहा है बताओ कितना बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज देगी। ऑब्वियस ही बात है, जब प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब अपने रिलेशन से एप्सिलॉन 0 A बाई डी से डी कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो जब हम प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2 mm से 1 mm कर देंगे तो एकदम आपको समझ में आना चाहिए कि जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो उसी के लिए बोल रहा है कि बैटरी फिर और कितना चार्ज स्टोर करेगी कैपेसिटर में, वो चीज निकालो। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी। एरिया दिया है हमें
कितना दिया है 25 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम 25 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो -2 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए -4 हो जाएगा। डी दिया है बीच का, मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया है, वो कितना दिया है 2 mm। तो इसको भी हमें मीटर में रखना पड़ेगा, हम तो मीटर में ही सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, और क्या दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, जो बैटरी कितने की है 12 वोल्ट्स की है। मतलब ये क्या दे रहा है, उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें दे रहा है, मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल दे रहा है हमें 12 वोल्ट। ओके, तो फर्स्ट हमें निकालने बोला है कि चार्ज निकालो, तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, कितना कैपेसिटर में होता है Q। तो चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन, फॉर्मूला होगा ε0 A/d। ओके, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। ε0 की वैल्यू क्या होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना है हमारा 25 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय डी कितना है हमारा, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 2 इंटू 10⁻³ ओके, ये हो जाएगा। तो यहां से कुछ कट रह गया, हाँ ये 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगा और ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ -1 बचेगा और बाकी वैल्यूज है। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा C कितना आ जाएगा यहां से। ओके, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी C की वैल्यू आएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू C इक्वल टू हमारा आ जाएगा 11.06 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या होगी हमारी, फैरेड बाई मीटर। यही होती है हमारी किसकी, कैपेसिटेंस की यूनिट। ओके, ये आ जाएगा। और सिंपली फैरेड बाई मीटर तो ε0 की होती है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी 10⁻⁻12 फैरेड आ जाएगी बस। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा, कैपेसिटेंस आ गया कि इतना कैपेसिटेंस होगा। अब जब हमारा कैपेसिटेंस निकल गया है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं क्या, फॉर्मूला यूज करके, C इज इक्वल टू Q बाई V, यही होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ओके, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। C हमारा कितना है 11.06 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू क्या हो जाएगा इसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना दिया है 12 वोल्ट्स का दिया है। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा Q निकल जाएगा, कितना आएगा Q यहां से 132.72 इंटू 10⁻⁻12 क्या होगी यूनिट, कूलम्स में होगी चार्ज की यूनिट। और इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻⁻10, पॉइंट 2 आगे ले लिया तो यहां से 2 कम हो जाएगा, 10⁻⁻10 कूलम्स। ये क्या आ जाएगा हमारा, चार्ज आ जाएगा, कितना कैपेसिटर, मतलब जितना कैपेसिटर में है, जब उसके बीच का डिस्टेंस क्या है 2 mm। सेकेंड कंडीशन क्या बोला कि यदि d क्या हो जाएगा 1 mm हो जाएगा, इफ d इज इक्वल टू 1 mm, जब d 1 mm हो जाएगा तब Q की वैल्यू क्या होगी, ये चीज हमें पूछ रहा है। सेकेंड चीज, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, थोड़ा सा रब करते हैं, पॉज करके तो आप कभी भी नोट कर सकते हैं। सेकेंड है बोल रहा है कि जब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आधा हो जाएगा तो कितना होगा, देखते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, ε0 A/d, और यही किसके बराबर होता है, Q/V के बराबर होता है, बिल्कुल दोनों उसी के फॉर्मूले। ओके, तो यहां पे क्या बोल रहा है, d को आधा कर दे रहा है। यदि मैं d को रिड्यूस बाई हाफ कर दूंगा, यदि मैं d को आधा कर दूंगा
तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो C की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी C की वैल्यू। जब मैं D को आधा करता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। अब जब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, तो Q की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा हम। तो जब डबल हो जाएगी, इसका मतलब जो पहला हमारा Q में चार्ज स्टोर हो रहा था, कितना आया था हमारा आंसर, कैपेसिटेंस में चार्ज कितना था, देखते हैं। जो हमारा आया था 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स आया था ये। तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां पे जो चार्ज था हमारा, जो Q डैश, जो हमारा नया वाला चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2 हो जाएगा। और वो पूछा है क्वेश्चन में कि कितना चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब कितने चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब डबल हो जा रहा है चार्ज, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 mm हो जा रहा है, दोनों कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच का, तो इसका मतलब डबल हो जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कितना ऐड होगा, इतना ही ऐड होगा। मतलब जो आंसर होगा कि कितना चार्ज और कैपेसिटर स्टोर करेगा, वो कितना होगा, यही होगी, क्योंकि यही दो वैल्यू हो जा रही है, 1.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्स। इतना ही चार्ज एक्स्ट्रा बैटरी और दे देगी, डबल हो जा रहा है, डबल चार्ज स्टोर कर रहा है, आधा करके रखा है, आधा इतना और बैटरी दे दे रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब डबल हो जाएगा तो यही वैल्यू होगी। बिल्कुल हो गया, सेकंड का भी आंसर आ गया हमारा। तो इससे क्या हुआ, हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, बीच में जब डाई इलेक्ट्रिक रहेगा, दोनों किसमें, कैपेसिटर के बीच में। तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, दो प्लेट के बीच में हम क्या करेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक पुट करेंगे। तो देखते हैं कि उससे कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डाई इलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे, ये चीज देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम की। पहले मैं आपको एक बार डायग्राम शो कर देता हूं। यहां पे क्या है, दो कंडक्टर है हमारे, जो क्या करते हैं, मिलकर कैपेसिटर बनाते हैं। और बीच में हमने क्या किया है, एक ये जो ऑरेंज रंग का आपको मटेरियल दिख रहा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो कंडक्टर टाइप का नहीं होगा, जिसमें फ्री चार्जेस नहीं होंगे। तो इसको हम क्या किए हैं, दोनों प्लेट के बीच में पुट किए हैं, और ऐसा पुट किए हैं कि ये पूरी जगह ले रहा है दोनों प्लेट के, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं है। यहां पे डायग्राम में आपको गैप दिख रहा होगा, चार्ज शो करने के कारण वो गैप है इसलिए, मगर ओरिजिनली क्या है, इसमें गैप नहीं है। हम ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पे हमें चार्ज शो करना है अंदर प्लेट के अंदर, इसलिए यहां पे आपको गैप दिख रहा है दोनों के बीच में, मगर गैप नहीं है। ये मटेरियल ना पूरा फिल किया है दोनों कंडक्टर को। ओके, ये वाली प्लेट में हम सेम वैसी कोई पावर सोर्स कनेक्ट करके, बैटरी कनेक्ट करके क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज दे देंगे। इसमें पूरा नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के कारण, और इसको हम ग्राउंड से भी कनेक्ट करके रखे रहेंगे और बैटरी से भी कनेक्ट करके रखें, इसलिए ये प्लेट पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हमने प्रीवियसली देखा है कि हम किसी यदि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, फील्ड के कारण इसके अंदर क्या होता है, डायपोल जनरेट हो जाता है। कोई नॉन पोलर मटेरियल भी होगा तो भी उसके अंदर क्या होगा, डायपोल जनरेट होगा। मतलब जो इसके अंदर के पार्टी अंदर में जो चार्जेस रहेंगे, जो अंदर में बाउंड चार्जेस रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। नेगेटिव इधर पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन के कारण, और इस प्लेट के नेगेटिविटी के कारण जितने पॉजिटिव हैं वो क्या हो जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन के कारण। और जो आपको ये E दिख रहा है, ये E क्या है, हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है। हमें पता है कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। अंदर वाली जो फील्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, E0 बोलते हैं। डायपोल के मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड है, वो क्या करेगी, इसको अपोज करने की कोशिश करेगी, मतलब जो अप्लाइड फील्ड है उसको अपोज करेगी। ये चीज हमने प्रीवियसली देख चुका है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, अपोजिट होगा, तो उसकी वैल्यू होगी ई इंड्यूस बोलेंगे हम उसको, क्योंकि वो इंड्यूस्ड हो रही है हमारी एक्सटर्नल फील्ड के कारण किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में। दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा ई होगा, जो क्या होगा, E0 प्लस ई इंड्यूस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ई बोलते हैं हम उसको। तो ये ई है, और ऑब्वियस ही बात है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हमेशा कम ही होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो हमारी E0 हम अप्लाई कर रहे हैं,
प्लेट के कारण जो जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी, जो इसके अंदर इंड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब जो ई है, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये क्या है, हमारा ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये चीज हमने प्रीवियसली देख चुकी है जब हमने इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा है, और वहां पे हमने इस टॉपिक में बात करी है कि जब हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैसा इफेक्ट होगा, एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो क्या करेगी, जिसकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेक्टर सम होगी हमारी अप्लाइड E0 का और उसके अंदर जो EIN इंड्यूस हो रही है उसका, मतलब E0 माइनस EN इक्वल टू क्या होगा, हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन यही होगा, अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, क्योंकि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फील्ड इंड्यूस होगी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहेगा हमारी अप्लाइड से। तो इसलिए ये जो E है ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर शो कर रहा है। मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा अभी तक। ओके, दोनों के बीच का गैप क्या है, जो ग्रीन रंग से शो हुआ है d डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स के बीच का। ओके, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो जो पहला कंडक्टिंग प्लेट है उसकी सिग्मा, इस तरफ की सिग्मा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें तो इस साइड की बात करें तो यहां पूरे नेगेटिव चार्जेस है, तो यहां की क्या हो जाएगी माइनस सिग्मा पी। पी मतलब क्या होगा, जो हमारे डायपोल मूवमेंट के कारण जनरेट होगा वो, इसलिए हम बोल रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी बोल रहे हैं, जो इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस होगी। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव फील्ड मतलब पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जो दूसरी प्लेट है वो पूरी नेगेटिवली चार्ज रहती है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, माइनस सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A होता है। Q पॉजिटिव रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव रहेगी, Q नेगेटिव रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव रहेगी। ओके, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इस डायग्राम में। अब समझते हैं, क्योंकि डायग्राम का हल्का सा सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला पोर्शन हाइड हो जा रहा है, तो फिर भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब थ्योरेटिकल वे शुरू करते हैं। जब हम डायग्राम को समझ गए तो कंसीडर ए डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक डाई इलेक्ट्रिक कंसीडर कर रहे हैं हम, जो ऑरेंज रंग का आपको दिख रहा है उसको हम इंसर्ट कर दिए हैं किसी कैपेसिटर के बीच में, मतलब दो कंडक्टर्स के बीच में, एंड फुल्ली ऑक्यूपाइंग दी इंटरवीनिंग रीजन, मतलब जो बीच का रीजन है उसको वो पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल गैप नहीं है इसके बीच में। यहां पे डायग्राम में चार्ज दिखाना है इसलिए गैप शो हो रहा है, मगर ओरिजिनली गैप नहीं है उसमें। एंड फुल्ली ऑक्यूपाइंग दी इंटरवीनिंग रीजन, बीच के रीजन को वो पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। एज शोन इन द फिगर, द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड बाय द फील्ड, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड जनरेट हो रही है दो कंडक्टर के चार्जेस के कारण, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड हो जाएगा मतलब सेपरेट, उसके अंदर के चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव उस तरफ चले जाएंगे, विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी मतलब जो इस तरफ की सरफेस चार्ज डेंसिटी है और अपोजिट तरफ की माइनस, इधर की माइनस सिग्मा पी और इस तरफ की पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी। ओके, हाइड हो जा रहा था, मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी, जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड है उसके कारण ये इंड्यूस होगा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाई इलेक्ट्रिक देन corresponds to the case when net surface charge density on the plate is plus minus sigma p। जो net surface charge density क्या होगी, plus minus sigma p होगी। अब दोनों को भी एक एक बार ले सकते हैं। यदि मैं एक बार प्लस वाला लेता हूं, पहले प्लस वाला कंसीडर करता हूं, तो सिग्मा माइनस माइनस क्या हो, प्लस माइनस माइनस सिग्मा पी हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। दूसरा माइनस कंसीडर करता हूं तो माइनस सिग्मा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा पी। ये क्या दे रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन दे रहा है, एक इधर की सरफेस चार्ज डेंसिटी का और एक ये वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जो नहीं दिख रही है, इधर वाली पॉजिटिव है और इधर वाली नेगेटिव है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है दो सरफेस पे, इस वाले ये वाले सरफेस में और एक ये वाले सरफेस में। क्यों, क्या है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी, एक ये मतलब जो हम बोल रहे हैं कनेक्शन की, और एक ये मतलब कांटेक्ट की, जो दो सरफेस कांटेक्ट में, वहां की हमें नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। तो वही क्या है, प्लस माइनस सिग्मा पी। अलग अलग करेंगे तो सेम वैसे ही आ जाएगा, ये दोनों प्लस और ये दोनों प्लस, और वो ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, दो कॉन्टेक्टिंग सरफेस की, एक ये वाला जो सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा होगा और एक ये वाला सरफेस जो कॉन्टेक्ट हो रहा होगा। यहां पे एक नहीं ले सकते हम, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, मतलब नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोनों प्लेट्स के बीच में,
E इज इक्वल टू सिग्मा नेट लेंगे इस बार एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो कैसे आता है मैंने आपको बता दिया है प्रीवियसली कि हम उसको एक इन्फिनाइट प्लेट लेके मतलब डिराइव करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं, फ्लक्स के डेरिवेशन से ये वाला चीज हमारी प्रूफ होती है। प्रीवियसली भी हम इस एक्सप्रेशन को यूज किए हैं और मैंने आपको दिखाया भी है कि क्यों यूज कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम नेट लेंगे क्योंकि दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी को सम करके लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक को लेते हैं, पॉजिटिव वाले को कंसीडर कर लेते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा बी, नेगेटिव वाले को भी लेंगे इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन जीरो। ये सिग्मा क्या है, जो फर्स्ट वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा पी डाई इलेक्ट्रिक की इस तरफ के जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आए हैं पूरे उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो नेट हो जाएगी वो हमारी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से यहां तक। आगे बढ़ेंगे। सिंस डाइइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव साइन भी हम क्यों ले सकते हैं, ऐसा हम बोलेंगे क्योंकि जो डाइइलेक्ट्रिक है वो अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऑब्वियसली बात है फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है मगर डाइइलेक्ट्रिक ऐसा पोलराइज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका ऐसा है, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस साइन ले रहे हैं, एक और कारण इसका। ओके, तो ये एक्सप्रेशन अभी हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आगे बढ़ते हैं, जो आया है सिग्मा माइनस सिग्मा बी बाई एप्सिलॉन जीरो। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो वही होगा E इंटू डी, जैसे हमने प्रीवियसली किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में क्या होगा, सेम हमने जैसे प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लीजिए, उसमें 1/d² वैल्यू होती है, एक डी को अलग कर दें तो एक पूरा रिलेशन क्या बन जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बन जाएगा और उसके साथ डी आ जाएगा। ई की वैल्यू निकालेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा। इसको हमने जैसे पहले जो हमारा डेरिवेशन है उसमें देखा है, तो वो चीज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। डी क्या है, दोनों प्लेट्स के, दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया। ये एक्सप्रेशन बहुत काम का है, कब, जब थिकनेस आने लग जाएगी ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा, वो थिकनेस की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी पड़ेगी। जब वो अभी तो पूरा कवर कर रही, जब वो कवर नहीं करेगी, जब उसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी, तो ये चीज आप याद रखिए, ये जो दोनों डेरिवेशन के एक्सप्रेशन है कैसे बन रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आपके अभी। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फॉर लीनियर डाइइलेक्ट्रिक्स। लीनियर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा, आगे देखते हैं। वी एक्सपेक्ट सिग्मा पी टू बी प्रोपोर्शनल ऑफ E0। तो जो लीनियर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं क्या होगा मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा, वो क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, जो सिग्मा पी है, मतलब जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट के कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारे E0 के। E0 क्या है, हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। नोटेशन के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पे हम एक डाइइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे तो वहां पे नोटेशन लिए। E0 हमारी अप्लाइड होती है, E इंड्यूस अलग होती है जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर होती है, और दोनों का रिजल्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, E से, जो हमें डायग्राम में दिखा था। तो ये E0 क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर की प्लेट्स के कारण आ रही है, कंडक्टर की प्लेट्स के पोटेंशियल के कारण जो आ रही है, तो वो किसके, उसका प्रोपोर्शनल डायरेक्टली क्या होता है, सिग्मा पी होता है। मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसकी, डाइइलेक्ट्रिक्स की, IE टू सिग्मा। और हम क्या बोल सकते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिग्मा के भी प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि E क्या होता है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो ही होता है। यही चीज हमने बहुत चीज इसके ऊपर डिस्कशन किया आज ही के वीडियो में ही। तो जब वो, ये क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार की, दोनों सेम ही चीज है। तो जब सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E0 के, तो E0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के, तो वही होगा। 10 सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल होगा वो सिग्मा के, मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के। और एक कांस्टेंट हम ले लिए हैं इक्वल टू साइन लगाने के लिए, जो के है, के को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये चीज तो हमको पता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो होता है वो अप्लाइड फील्ड बाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। प्रीवियस वीडियो में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। तो जब सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E0 के, मतलब जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, वो क्या है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू लगा के कांस्टेंट ले रहे हैं, जो के, जो क्या है हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन अभी हमको समझ में आया। अब हम बात करते हैं
लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ही हम ये चीज एज्यूम करते हैं कि जो सिग्मा पी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E0 के। यही प्रॉपर्टी होती है लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। अब देखते हैं क्या होता है। नीचे की लाइन में आपको समझा रहा हूं, पहले हम एक नोट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो एक नोट देखते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है समझने के लिए। समझते हैं कुछ पॉइंट्स में, तो इससे हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन एन एक्सटर्नल फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये चीज हम देखें डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, पोलर के तो ऑलरेडी वहां पे एक उसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता ही है। जिनमें डायपोल मूवमेंट नहीं होता, मतलब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिनका पॉजिटिव से पूरे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का मास सेंटर एक ही जगह रहता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसमें भी क्या होता है, पोलर मूवमेंट जनरेट हो जाता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, और डिस्प्लेस्ड ऐसा होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, होगा ही वो वैसा, पॉजिटिव आ रही तो इधर पूरे वो आ जाएंगे। ये चीज हमने देखी है डायग्राम में भी, अभी हमें दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कंस्टिट्यूएंट चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज बैलेंस्ड बाय द रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इंटरनल फील्ड इन द मॉलिक्यूल्स। अब ये डिस्प्लेसमेंट होते ही रहता है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के कारण। जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। वो होते रहेंगे, कब तक होंगे, जब तक एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लग जाती है, मतलब उनके एक अंदर की इंटरनल फील्ड जनरेट हो जाएगी। जब कब तक होगा, बैलेंस बाय द रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स कैसे आएगी, ड्यू टू इंटरनल फील्ड इन द मॉलिक्यूल्स। जब वो एकदम अच्छे से अरेंज हो गए, उनकी खुद की अंदर की फील्ड बन गई डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होने लग जाएगी। तब वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इधर उधर सेपरेट होने का। The non-polar molecules thus develop an induced dipole movement। ये चीज तो हम जानते हैं कि जब हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, एक इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट उसके अंदर जनरेट हो ही जाएगा। द डाइलेक्ट्रिक इट सेज टू बी पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड के कारण डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब सेपरेट हो जाते हैं उसके अंदर के चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ। वो फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो वी कंसीडर ओनली दी सिंपल सिचुएशन। हम क्या करते हैं, सिंपल सिचुएशन कंसीडर करते हैं व्हेन इंड्यूस डायपोल मूवमेंट इज इन दी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हम क्या कंसीडर करते हैं, सिंपल सिचुएशन कि जो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट है वो क्या है, किसके डायरेक्शन में है, वो डायपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में। फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इंड्यूस डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में होगा, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ। ये चीज हम मानते हैं, जो चीज हमने ली कि जो सिग्मा पी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एप्सिलॉन E0 के, मतलब जो अप्लाइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 उसके प्रोपोर्शनल है सिग्मा पी। तो ये चीज मानते हैं, एंड प्रोपोर्शनल टू दी फील्ड स्ट्रेंथ, और क्या होगा, वो फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम ऐसा एजम्पशन मान रहे हैं कि वो फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो क्या होगी, फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी, और फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होगी। तो ऐसे केस में जो मटेरियल्स होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। आइसोटोपिक का मतलब होता है कि कोई भी डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो द सब्सटेंस फॉर विच दिस एजम्पशन इज ट्रू, ऐसे सब्सटेंस जिनके लिए ये एजम्पशन हमारा ट्रू रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ऐसे ही सब्सटेंस को। तो ये होता है हमारा लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, जिसमें क्या होगा, हमारा क्या कंडीशन होगी, जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी और प्रोपोर्शनल होगी फील्ड स्ट्रेंथ के, इसलिए हमने वहां पे वो एक्सप्रेशन लिया। ओके, अब इस चीज को यदि हम डायग्राम से देखें तो हम डायग्राम से देख सकते हैं। समझते हैं डायग्राम को। सबसे पहला एक क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, या हम बोले रिजल्टेंट फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड बोले, कोई भी नहीं है, तो जीरो है। तो अभी इसके मॉलिक्यूल्स, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव दोनों क्या है, अपने में अपने सेपरेटेड है। ठीक है, जब इसमें मैं फील्ड अप्लाई करूंगा, मतलब जब नॉट जीरो होगी, क्या रिजल्टेंट फील्ड बोलूं, ये ई हमारी क्या है, रिजल्टेंट फील्ड है। रिजल्टेंट फील्ड क्या है, यहां पे जीरो है, क्योंकि हमारी जो रिजल्टेंट फील्ड होती है वो क्या होती है,
E0 प्लस E इंड्यूस, जो इंड्यूस हो रही है किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा, मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो वो क्या होती है E0 माइनस इंड्यूस, ये होती है। तो ये रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं या हम एक्सटर्नल फील्ड के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। ओके, तो जब जीरो होगी मतलब कुछ फील्ड नहीं है अभी इसके अंदर, तो पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके चार्जेस एकदम सेट रहेंगे। जैसी फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हुई, मतलब कैंसल आउट नहीं करी, या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या होता है, रोटेट होने लग जाते हैं। कैसे रोटेट हो रहे हैं, ये ऐसे, ऐसा है तो ऐसे रोटेट हो रहे हैं। यही तो है हमारे डाइपोल, यही क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में कैसे रोटेट करता है, वही कंडीशन है यहाँ पे। और हमें पता है कि उसकी पोजीशन के हिसाब से उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यदि वो रोटेट करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया तो एनर्जी है उसमें, जैसी एक्सटर्नल फील्ड हटी वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इसका मतलब जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को फील्ड में रखूंगा तो वो अपने अंदर भी एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने डायपोल्स को रोटेट करके, और जब मैं फील्ड हटा दूंगा तो वो उस एनर्जी को वापस कर देगा अपने डायपोल्स को वापस स्टेबल करके। इसलिए हम वो टॉपिक पढ़े थे कि डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो जैसे ही इसमें फील्ड अप्लाई होगी तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसा डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो जाता है। तो देख सकते हैं आप, प्लस माइनस ऐसा था वो ऐसा हो गया, टिल्ट हो गया। तो यही कारण रहता है किसका, कि डाइलेक्ट्रिक्स यूज करने से किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, और उसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स रहते हैं वो भी अपने डायपोल्स को रोटेट करके अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने डायग्राम से देखा, लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में ऐसा होता है। तो इसलिए हमने यहां पे एज्यूम किया और वहां पे बोला कि जो डाइलेक्ट्रिक्स की चार्ज डेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी E0 के, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगी, सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा बाई के। ओके, वेयर के क्या है हमारा, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हमें पता है क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, हमें पता है इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। और ये भी पता है कि के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। कैसे, फर्स्ट चीज जो इंड्यूस फील्ड के कारण जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो हमेशा छोटी होगी हमारे कंडक्टर की प्लेट की चार्ज डेंसिटी से। ऑब्वियस ही बात है वो छोटी होगी, क्योंकि कंडक्टर की फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ये छोटी होगी। अब जब सिग्मा भी छोटा होगा और यदि मैं इसको यहां ले लूं, के को यहां ले लूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा से तो छोटी ही आएगी, मतलब के की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। सेकंड तरीके से इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो होता है E0 का। E0 क्या है, हाँ, मतलब हमारी अप्लाइड फील्ड जो हम डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बाई किसके साथ रेशियो होता है, वो E का। E क्या है, हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अप्लाइड से हम इंड्यूस वाली जो फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो रही है उसको माइनस करके हम लिख रहे हैं, तो ये रेशियो होता है। और हमें पता है कि यदि हम किसी डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो हमारी अप्लाइड फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू जो रिजल्टेंट आएगी, रिजल्टेंट मतलब अप्लाइड से उसकी इंड्यूस माइनस करके। तो इसीलिए के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहती है। दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी, एक्सप्रेशन में भी आएगा तो के की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, हम देखेंगे ये चीज। ओके, तो यहां तक समझ में आया। अभी तक क्या निकला है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकला है और ये एक्सप्रेशन निकला है। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी के बदले हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। देखते हैं, ये आपका नोट पॉइंट था। अब हम क्या किए, उसको पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई के आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी के बदले। फिर से देख सकते हैं आप एक बार, ये एक्सप्रेशन था E0 और D, बस यही दोनों था, और इसके बदले हम सिग्मा बाई के पुट कर दे रहे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन 0 KD। देखते हैं, वही एक्सप्रेशन आया हमारा, सिग्मा नीचे एप्सिलॉन 0 K और ऊपर D। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी Q बाई A, उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, QD A एप्सिलॉन 0 K। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की, जब डाइलेक्ट्रिक्स अंदर हो और पूरा फिल करके रखा हो। Therefore, capacitance C with dielectric between the plates is given by, अब कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम, C इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q ऑलरेडी है इसमें, और इसका Q क्या हो जाएगा, इसका Q और इसका Q कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या टर्म थी इसके, D था, नीचे है तो D नीचे आ जाएगा, नीचे की टर्म थी एप्सिलॉन 0 K, तो वो दोनों ऊपर आ जाएंगे।
और ए भी साथ में था, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। प्रीवियसली जो हमारा एक्सप्रेशन आया था, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसका, जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक यूज करेंगे, के टाइम्स बढ़ जा रही है। प्रीवियसली जो हमारा एक्सप्रेशन आया था जब हम डाई इलेक्ट्रिक यूज नहीं कर रहे थे, तो वो क्या आया था, एप्सिलॉन 0 a बाई डी आया था। ये एक्सप्रेशन आया था जब हमारी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे तो k टाइम्स क्या बढ़ गया, उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। और अभी हमने डिस्कशन किया कि k की वैल्यू हमेशा 1 से बढ़े रहेगी, तो मतलब बढ़ा कुल मिला के कैपेसिटेंस, मतलब हम डाइलेक्ट्रिक्स यूज करेंगे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटर और चार्ज स्टोर करने लग जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब क्यू बढ़ने लग जाएगा उसका। तो ये फायदा होता है कि प्लेट में, दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक यूज करने का, मतलब डाइलेक्ट्रिक भी चार्ज स्टोर कर रहे हैं अपने डायपोल मूवमेंट को रोटेट करके। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये बिना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, ये तो दोनों में आप, दोनों के बीच में आप रिलेशन देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन 0 और k, एप्सिलॉन 0 और k के प्रोडक्ट की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी, ठीक है, मतलब कितना पोलराइज हो रहा है वो, एंड इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हैं। मतलब एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये चीज हम प्रीवियसली पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि के तो रेशियो होता है दोनों परमिटिविटी का, स्पेस की और किसी मीडियम की। ये चीज हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, कूलम्ब जब फोर्स पढ़ रहे थे तो। ओके, फॉर वैक्यूम, यदि हम वैक्यूम की बात करें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब ये यहां से हट जाएगा, नॉर्मल एक्सप्रेशन बन जाएगा एप्सिलॉन 0 a बाई डी, ठीक है। और ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, जहां पे एप्सिलॉन 0 क्या रहेगा हमारा, परमिटिविटी किसकी, वैक्यूम की, फ्री स्पेस की, या हम बोले एयर की, दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा जो हमने पहला डिराइव किया इस क्लास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनलनेस रेशियो, मतलब हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसके बारे में दिया है, जो क्या होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। ये हम प्रीवियसली पढ़ भी चुके हैं अपने पहले चैप्टर में कि दोनों मीडियम की परमिटिविटी का वो क्या रहता है, रेशियो रहता है, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम पहले जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी ये चीज देखें, ऑफ द सब्सटेंस। सिमिलरली अब यदि मैं दोनों जो कैपेसिटेंस का हमारा रिलेशन आया है, एक जब डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज कर रहे थे और एक जब यूज कर रहे थे, दोनों का रेशियो निकालूं तो C बाई C0 रख रहा हूं। C मतलब कौन सा है हमारा, जब हम C0 मतलब 0 हम कब यूज करते हैं, जब हम वैक्यूम और फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं उसको। तो C0 वाला मतलब क्या है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा है, C वाले में डाइलेक्ट्रिक है बीच में, तो C का एक्सप्रेशन क्या होगा, एप्सिलॉन 0 k a बाई डी। और C0 वाला जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है उसका एक्सप्रेशन यहाँ उल्टा रखा हुआ है, एप्सिलॉन 0 a ऊपर d, तो यहां से d कैंसल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 भी गया, a भी गया, मतलब दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं k इज इक्वल टू C बाई C0, ठीक है। C0 कौन सा वाला है, जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज कर रहे हैं कैपेसिटर में, और C में किसका, जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। ओके, thus the dielectric constant of a substance is the factor, जो हमेशा k से बड़ा रहता है, जो हमेशा 1 से बड़ा रहता है, वो एक फैक्टर रहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं, by which the capacitance increases from its vacuum value। मतलब जो कैपेसिटेंस है हमारा बढ़ रहा है किसी ऐसे कैपेसिटर का जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस वैल्यू से, उसकी वैक्यूम वाली वैल्यू से, नॉर्मल वाली वैल्यू जब हम नहीं यूज कर रहे थे उसको। when the dielectric is inserted फुल्ली बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, जब डाइलेक्ट्रिक को हम पूरा फुल्ली इंसर्ट करते हैं दो प्लेट्स के बीच में, बिल्कुल गैप ना हो तब, तो के फैक्टर से क्या बढ़ जाएगा, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा किसी कैपेसिटर का। मेरे को नहीं लगता मुश्किल होगा समझना, पूरी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कंडीशन बात करते हैं जब क्या होगा, जो अभी तो हमने जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया था वो पूरा इंटरवीन स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा था, अब यदि उसकी कुछ थिकनेस हुई, मतलब एयर भी होगी और उसकी कुछ थिकनेस होगी दो प्लेट के बीच में, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखते हैं। इसको हम एक न्यूमेरिकल में प्रूफ भी करेंगे, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसका प्रूफ कहां है, और ये इतना इंपॉर्टेंट रहता भी नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है। व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है अब T, वो पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है दो प्लेट के बीच का एरिया कैपेसिटर में, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, जिसको हम प्लेट के बीच में इंसर्ट करेंगे, तो कैपेसिटेंस C का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 a d माइनस T प्लस
T बाई के, ये क्या हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। कोई टेंशन नहीं है, अभी हम इसको एक न्यूमेरिकल में इस डेरिवेशन को प्रूव कर देंगे। ओके, व्हेन सेवरल स्लैब्स, मतलब अब जब अभी तो यहाँ पे एक यूज किए थिकनेस टी का, जो पूरा फिल नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। जब बहुत सारे स्लैब लेंगे तो थोड़ा थोड़ा फिल करेंगे दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर में ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 K2 K3 डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं रिस्पेक्टिवली, जिनकी थिकनेस होगी T1 T2 T3 आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। देन तब उस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A वाली टर्म, D पहले ही रहता है, ये टर्म माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, जितने थिकनेस होगी उसको हम प्लस कर देंगे, प्लस T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई KT, और जितना होगा उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। इस एक्सप्रेशन को अब याद रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसमें हम ये एक्सप्रेशन को प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए याद रखना जरूरी है। जब वो बोल दिया आपको, किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि इसके अंदर एक हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं जिसकी थिकनेस इतनी है, ओके, तब आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस अभी जो हमने डिराइव किया उसमें तो वो पूरा कवर कर रहा है दोनों प्लेट्स के बीच का एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं। इफ मेटेलिक स्लैब, यदि मैं मेटेलिक स्लैब ही यूज कर दूं, मतलब मेटल ही यूज कर दूं, दो प्लेट्स के बीच में भी मैं एक मेटल ही ले लूं, कंडक्टर ही ले लूं, तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, के हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसको हम उससे भी समझ सकते हैं, फील्ड के एक्सप्रेशन से भी, कि एप्सिलॉन 0 बाई ई, कंडक्टर के अंदर जब यदि मैं फील्ड अप्लाई करूंगा ना किसी कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा मूव करेंगे जब तक वो उस पूरी फील्ड को अपोज नहीं कर देते और उसके एकदम एग्जैक्टली अपोज करने नहीं लग जाते। हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में, पूरा उसको जीरो नहीं कर देते। तो जब जीरो हो जाएगा, के का हमारा एक्सप्रेशन रहता है, ये E0 मतलब अप्लाइड फील्ड रहती है, नीचे E मतलब ये क्या है, हमारी रिजल्टेंट फील्ड। डाउट हो रहा होगा तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, मैंने बताया वहां, ये रिजल्टेंट है, ये अप्लाइड है। तो ये क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हमारी अप्लाइड जो होती, मतलब जो रिजल्टेंट होती है वो जीरो हो जाती है कंडक्टर के अंदर, पूरे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं जब तक वो पूरा उसको अपोज ना कर दे, इसलिए कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है। तो जब ये जीरो हो गई तो के इंफिनिटी हो जाएगा। तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है जब हम मेटेलिक स्लैब यूज करते हैं ऑफ थिकनेस टी, जिसकी थिकनेस क्या रहेगी, टी रहेगी, इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। देन उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस T, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा उसका। इफ मेटेलिक स्लैब फिल्स द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, पहले तो थिकनेस T का था, जब वो मेटेलिक स्लैब पूरा ही फिल कर देगा, दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स, मतलब हम कैपेसिटर के बीच में जो खाली जगह है उसमें हम एक मेटेलिक स्लैब ही पुट कर दे रहे हैं जो पूरा फिल कर देगा, मतलब जो D है वो T के बराबर हो जाएगा, जो स्लैब की थिकनेस होगी मेटल स्लैब की, वो जो D है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है उसके बराबर हो जाएगा। देन कैपेसिटेंस विल बिकम इन्फिनाइट, उस केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनाइट हो जाएगा। बट ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसका तो आप नॉर्मल एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, एक वायर को काट दीजिए दो हिस्से से, वो वायर का जो दो हिस्सा रहेगा ना स्फेरिकल वाला, वो दो प्लेट जैसा बिहेव करेगा और बीच में पूरा कंडक्टर ही भरा हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनफिनाइट हो जाएगा। मगर ये बस एक बोलने का कंसेप्ट है, इसका कोई यूज नहीं है। ओके, तो बस ये चीज आपके बताने के लिए, क्योंकि इनफिनाइट कैपेसिटेंस का कोई मीनिंग नहीं होता, वैसा हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे कैपेसिटर में जिसके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, अभी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है। ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ओके, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। एरिया दिया है प्लेट्स का और दोनों प्लेट्स के बीच का हमें सेपरेशन दिया है। ओके, फर्स्ट चीज कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पहला चीज कैपेसिटेंस निकालना है उस कैपेसिटर का। ओके, सेकेंड, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, यदि उस कैपेसिटर को मैं 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। जब मैं 100 वोल्ट की सप्लाई से उसको कनेक्ट करता हूं इस कैपेसिटर को, तो कितना चार्ज होगा प्लेट में, ये चीज निकालने बोल रहे हैं। थर्ड, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड, कैसे प्लेट में जो चार्ज होगा वो अफेक्ट होगा इफ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ K इक्वल टू 6, 3 mm थिक शीट माइका की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 होगी, इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब 100 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई रहेगी और दोनों कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर्स के बीच में मैं क्या करूंगा, एक
6 mm माइका की शीट पुट कर दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो हाउ वुड बी दी चार्ज, मतलब इस केस में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ये चीज निकालो बोल रहा है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन वैल्यूज लिखते हैं अपनी, क्या क्या गिवन है हमें। गिवन फर्स्ट हमें क्या दिया है, एरिया दिया है दोनों कंडक्टर प्लेट का, कैपेसिटर का मतलब कितना है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, और क्या दिया है हमें, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दिया है जो कितना है 3 mm, मतलब कितना होगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। और अभी क्या केस है, पहला वाला केस में दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है, ठीक है, मतलब एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हम क्या लेंगे 8.85 इंटू 10⁻²। ओके, तो फर्स्ट चीज निकालते हैं। फर्स्ट चीज हमें क्या निकालने बोला है, कैपेसिटेंस निकालने बोला है, ठीक है, तो सी निकालेंगे हम। क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, कैपेसिटेंस का, जब एयर रहेगी बीच में, डाइलेक्ट्रिक रहता बीच में, तो के आ जाता। ओके, वैल्यू पुट करते हैं एप्सिलॉन जीरो की, 8.85 इंटू 10⁻² इंटू एरिया कितना दिया है 6 इंटू 10⁻³ ओके, डिवाइड बाय डी कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 इंटू 10⁻³ ओके, देखते हैं क्या कैंसल आउट हो रहा है, ये 10⁻³ और ये भी कैंसल आउट हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6। ओके, तो 8.85 इंटू 2 ही करना है, 10⁻12 तो आएगा ही बिल्कुल। तो देखते हैं 8.85 इंटू 2 करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 17.7 इंटू 10⁻12 तो दिख ही रहा है, बचेगा ही 10⁻12। ओके, यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, फैरेड बाई मीटर। ओके, ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस आ गया, और अच्छे से लिखेंगे हम तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 17.7 इंटू 1.77 इंटू 10⁻11 सिर्फ क्या होगा फैरेड, कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये। ओके, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, कैपेसिटेंस का आंसर आ गया, फर्स्ट चीज जो हमें निकालने बोला था। सेकंड क्या निकालने बोला है हमें, सेकंड चीज निकालने बोला है, सेकंड चीज बोला कि जब हम उसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमें 100 वोल्ट की बैटरी से, जब हम उसको कनेक्ट कर देंगे तब उस केस में चार्ज क्या होगा, मतलब Q की वैल्यू क्या होगी, सेकंड चीज हमें ये कैलकुलेट करने बोला है। ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। क्या होता है कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q निकालना है हमें तो वो कितना हो जाएगा C इंटू V। कैपेसिटेंस कितना आया हमारा 1.77 इंटू 10⁻12 और कितना पोटेंशियल है 100, तो कितना आ जाएगा चार्ज जो उसकी प्लेट्स में रहेगा कैपेसिटर के, इसको हम सॉल्व करेंगे तो चार्ज आ जाएगा हमारा बस 2 जीरो और, तो 1.77 इंटू 2 जीरो कम हो जाएगा 10⁻⁹ चार्ज की यूनिट कूलम्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड चीज हमें क्या कैलकुलेट करने बोला था कि यदि एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 6 और जिसकी थिकनेस है 3 mm तो क्या होगा। ओके, देखते हैं, तो ये पोर्शन आप रब करते हैं, नोट तो आप कभी भी कर सकते हैं। तब उसके चार्ज की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखते हैं हमें कितना दिया था, K की वैल्यू दी है हमारे थर्ड में, K इक्वल टू 6 हमें गिवन है। ओके, तो जब हमें K की वैल्यू 6 है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो KA
A बाई डी। ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। के की वैल्यू है हमारी 6, एरिया था हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय कितना डी, डिस्टेंस कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm। और वहां पे क्या दिया है, थिकनेस भी दिया है, थिकनेस भी दिया था 3 mm, और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी कितना है 3 mm ही है, मतलब वो पूरा फिल कर रहा है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां से देखते हैं आप क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 6। ओके, 2 इंटू 6 इंटू 8.85 करना है और 10 टू द पावर माइनस 12 तो आएगा ही आएगा। तो देखते हैं सी कितना आएगा, कैपेसिटेंस आएगा इस केस में जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 106.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अब जब इतनी वैल्यू आ रही तो चार्ज क्या होगा, वो कुल मिला के यहाँ पे क्या पूछा था, तब इस केस में चार्ज कितना और ज्यादा स्टोर करेगा। जब कैपेसिटेंस उसका बढ़ रहा है तो वो चार्ज भी ज्यादा स्टोर करेगा कैपेसिटर। ओके, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक भी हेल्प करेगा उसकी चार्ज स्टोर करने में। तो C इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q बाई वी। यहां से हम यदि Q कैलकुलेट करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू वी। C कितना है हमारा 106.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू बैटरी, सेम बैटरी से ही कनेक्ट रहेगा जो क्या है 100 वोल्ट्स की है, तो 100। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे लिखता हूं मैं Q इक्वल टू कितना आ जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे 10.62 इंटू 10 टू द पावर 9, 10.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ये आ जाएगा हमारा चार्ज जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक भी यूज करेंगे बीच में। तो दोनों में आप फर्क देख सकते हैं, 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और 10.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। डाई इलेक्ट्रिक यूज किए तो देखिए चार्ज ज्यादा स्टोर कर रहा है कैपेसिटर, मतलब उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जा रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे एक टुक बच रहा था प्रूफ करने के लिए, वो एक्सप्रेशन हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन को रीड करते क्या बोल रहा है, एन एयर कोड कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसके बीच, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है, कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी, जिसका प्लेट एरिया है डी और सेपरेशन डी है, हैज कैपेसिटी सी, मतलब ये उसका कैपेसिटेंस दिया है। टू डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स, दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स को हम क्या कर रहे हैं, आर इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट, दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके प्लेट के बीच में, इनटू डिफरेंट एज शोन। ठीक है, आपको फिगर दिखा रहा हूं मैं, कैलकुलेट दी कैपेसिटेंस इन इट। तो ऐसे में क्या होगा कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है वो चीज कैलकुलेट करने बोल रहा है। ओके, डायग्राम शो करते हैं, डायग्राम दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे, तो डायग्राम कैसा है, एक ये वाली प्लेट हमारी, ओके, और यहां पे दूसरी प्लेट, और इसके बीच में दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को वो क्या किया है, पुट किया है। एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, बीच में एयर भी है, और ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हमारे वो पुट किया है। एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसको हम हैच कर देते हैं, और ये ब्लू हमारे कंडक्टर्स रहते हैं। ओके, और जिसकी थिकनेस क्या होगी, टी होगी। थिकनेस टी गिवन है क्या, नहीं गिवन है तो भी इसकी थिकनेस क्या होगी, टी होगी, हम उसको एज्यूम करेंगे। और क्या डायग्राम में दिया है, ऐसा ये पॉजिटिव चार्ज बताया है और ये नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है, तो हम डी एज्यूम करेंगे, डी वो जो बोला है। ओके, तो ऐसा आपको डायग्राम गिवन, ये दो प्लेट्स है, बीच में दो डाइइलेक्ट्रिक्स डाले। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको कि इस केस में एक्सप्रेशन क्या होगा, वही एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं, जब मेटल स्लैब हम थिकनेस का डालेंगे तो क्या आएगा, उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जब बीच में थिकनेस का हो, जिसकी थिकनेस टी हो, कुछ T1 और इसकी थिकनेस क्या हो, T2, जब वो पूरा फिल नहीं करेगा उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डायग्राम आपने देख लिया, एक बार और यहां पे डायग्राम बना देते हैं रेफरेंस के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। दो, अब बीच में दो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिनकी थिकनेस क्या है,
टी है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। T1 T2 दोनों की थिकनेस, और डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट का, डी हमारा, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी के। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। यही हम ले रहे थे इन्फिनाइट प्लेट के केस में, गॉस थ्योरम लगा के प्रूफ होता है ये वाला, जब हम प्लेट का एक ही साइड कंसीडर करेंगे, दोनों साइड कंसीडर करेंगे तो बीच में 2 आ जाएगा। यही चीज हम आज के लेक्चर में बात की है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहां से मैं सिग्मा की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन जीरो, ये क्या आ जाएगी हमारी, ई की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब, इन फर्स्ट स्लैब, फर्स्ट स्लैब मतलब ये वाला फर्स्ट स्लैब है, और इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड स्लैब। ओके, यदि फर्स्ट स्लैब में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो फर्स्ट स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1, और वो क्या होगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के। यही होता है, के क्या होता है, अप्लाइड बाई रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होती है, रिजल्टेंट को हमने यहां ले लिया, वही तो फील्ड होगी उसके अंदर, रिजल्टेंट फील्ड, और डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही होगा, क्योंकि के हमारा क्या होता है, हमारी जो वो रहती है एक्सटर्नल फील्ड बाई रिजल्टेंट फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जनरेट हो रही है। तो यहां से यदि मैं E1 की वैल्यू निकालूं, मतलब जो उसके अंदर रिजल्टेंट है, तो के नीचे आ जाएगा बिल्कुल। ओके, तो ऐसी क्या होगा, ऐसी हम क्या कर सकते हैं, सेकंड स्लैब के भी लिख सकते हैं। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 बाई के, ये सेकंड स्लैब के लिए भी होगा, दोनों का मटेरियल क्या है, के ही है। ठीक है, अलग अलग ले लेते हैं, यदि अलग अलग हुआ तो ये K1 और ये क्या हो जाएगा, K2। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K1, और इसकी क्या है, K2। ओके, तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक कंडक्टर के कारण और दोनों स्लैब के अंदर। ओके, अब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, पूरा ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, बी खाली जगह में, दोनों स्लैब के कारण और कंडक्टर के कारण, पूरे ओवरऑल पोटेंशियल की बात करेंगे हम। तो वो क्या होगा, हमने एक्सप्रेशन देखा था क्या, V इज इक्वल टू क्या था, ई डी होता था, जो मैं बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, V इज इक्वल टू ई डी होता है। सिंपली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से, एक डी निकाल के अलग रख दीजिए, एक डी का जो एक्सप्रेशन बचेगा वोल्टेज बन जाएगा, और एक डी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन के बारे में हमने देख लिया। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे उस एक्सप्रेशन को, V इज इक्वल टू E0, जो हमारी कंडक्टर के कारण आ रही है, दोनों प्लेट्स के कारण, E0। ओके, ब्रैकेट में क्या होगा, E0 इंटू डी रहता है, मगर D थोड़ा कम हो जा रहा है इन लोग दोनों की थिकनेस के कारण, तो उसकी थिकनेस हम माइनस कर देंगे, D माइनस T1 माइनस D2। ED होता है मगर D कुछ कम हो जा रहा है दोनों की थिकनेस के मुकाबले, क्योंकि उसी के बीच की क्या है, एयर, तो वो दोनों थिकनेस हम माइनस कर दिए। ओके, ये चीज हो गई, प्लस E1 फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर होगी, T1 इसकी थिकनेस, जितनी थिकनेस है उसमें उसमें, क्योंकि E इंटू डी होता है, तो E और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी थिकनेस, D इसका D है वो, प्लस E2 T2, यही होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी थिकनेस सेकंड वाले की। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। क्यों ऐसा होता है, कोई बोलेगा, तो भाई हम ये चीज देख चुके हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, ED होता है, अभी हम ये चीज पढ़े, तो इसलिए हम ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ताकि वो पूरा कंपनसेट हो जाए। ओके, ये चीज आ गई। अब जब हमने ये देख लिया, डायग्राम देख लिया, तो डायग्राम क्या करते हैं, रब कर देते हैं हम। अब क्या होगा, जब ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जो E की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, E0 को कॉमन ले लेंगे, यहां से देखते हैं, V इक्वल टू E0 को हम कॉमन ले लिए। ओके, इसके पास तो था तो कोई टेंशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, D माइनस T1 माइनस T2, इनके पास था, कोई टेंशन नहीं, इनके पास नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस E1
T1 बाई डिवाइड में आ जाएगा E0। ओके, दूसरा प्लस E2 T2 बाई E0। ओके, दोनों के पास नहीं था तो डिवाइड में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखते हैं एक्सप्रेशन, V इज इक्वल टू E0 ब्रैकेट में D माइनस T1 माइनस T2 प्लस, अब E1 बाई E0 क्या बन जाएगा हमारा, K बन जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अप्लाइड फील्ड रहती है और नीचे रिजल्टेंट की, E1 मतलब क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड आ रही है, और E0 क्या है, नीचे में, तो K के साथ ऊपर E0 प्रोपोर्शनल रहता है, तो K नीचे में आएगा, मतलब T1 बाई K1 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस T2 बाई K2, बिल्कुल यही होगा। क्यों, क्योंकि K क्या होता है हमारा, K क्या होता है हमारा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है, तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ओके, तो ये वाला क्या आ गया हमारा, एक्सप्रेशन आ गया। और E0 की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, क्या थी, A बाई A एप्सिलॉन 0। तो V का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते, Q A बाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इस तरह का हल्का सा रब करते हैं। तो अब हमें पता है क्या, कि कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां से हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो दोनों Q क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 K1 प्लस T2 K2, यही आया था हमारा एक्सप्रेशन जब हम की पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो आ गया हमारा, सॉल्व हो गया बिल्कुल। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट। तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे और पैरेलल्स में होंगे उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है, क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, चार्ज डिवाइड होता है, क्या होता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।